5 साल की राधा एक सड़क दुर्घटना में अपने माता पिता को खो देती है। राधा के घर में माता पिता के अलावा उसके दादा दादी, चाचा चाची और उसके 2 भाई रहते हैं। माता पिता के गुजरने के बाद दादा दादी बड़े ही प्यार से राधा का पालन पोषण करते हैं, लेकिन नियति का जो नियम है वो तो होगा ही। उसके आगे हर इंसान, चाहे वह कितना भी बड़ा हो, नतमस्तक हो जाता है। मृत्यु एक कड़वा सत्य है, वो तो आनी ही है। ठीक 7 साल बाद राधा के दादा दादी की मृत्यु हो जाती है। अब राधा का कौन है इस दुनिया में? माँ बाबा पहले ही छोड़कर चले गए और अब तो दादा दादी भी छोड़कर चले गए। दादा दादी के जाने के बाद अब राधा की देखभाल की जिम्मेदारी उसके चाचा गंगाराम पर आती है। गंगाराम सिर्फ नाम से गंगाराम है, चरित्र से है बड़ा ही मैला इंसान। वह धीरे धीरे राधा के साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। राधा की उम्र बहुत कम होती है, उसे अभी दुनिया की कोई समझ नहीं है। वह समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है। राधा की चाची कमला को कुछ संदेह लगता है, लेकिन वह मारपीट के चक्कर से कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। राधा बड़ी हो गई है। अब उसको इस बात का आभास होने लगा है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, लेकिन वो कहे तो कहे किससे? माँ बाबा होते तो जरूर कह देते। वह अपनी चाची कमला से कहने की हिम्मत जुटाती है और उनसे कहती है। राधा की बात सुनकर कमला की आंखों से अश्रु की धारा निकलने लगती है और फिर कमला राधा से बोलती है कि बेटी, मैं तेरी एक मदद कर सकती हूँ। तू यदि यहाँ से निकलना चाहे तो भाग सकती है। राधा की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। आज माँ होती तो ऐसे ना कहती। फिर उसके मन में यही ख्याल आता है। खुद को संभालते हुए कमला से कहती है कि ताई, मैं अब कहाँ जाऊंगी? राधा की बात सुनकर कमला कहती है कि बेटी तू कहीं भी जा, बस यहाँ मत रह। रात को जब सभी लोग सो जाएंगे तब मैं बोलूंगी, पीछे के दरवाजे से तू निकल जाना। ठीक उसी प्रकार होता है। जब सभी लोग सो जाते हैं तो राधा डरती कांपती हुई कमरे से बाहर निकलती है। कहीं उसके ताऊ देख न लें, नहीं तो आज तो लेने की देनी पड़ जाएगी। वह 2-4 कपड़े अपनी बाहों में समेटते हुए आंखों में आंसू लेकर अपनी ताई के पास आती है। ताई दरवाजा खोलती हैं और वह बाहर निकल जाती है। रात के अंधेरे में एक 12 साल की लड़की, जिसकी अभी पढ़ने और खेलने की उम्र है, जो अभी दुनिया से बेखबर है, क्या कसूर है उसका जो इस तरह का दिन उसको देखना पड़ रहा है? वो कहाँ जाएगी? क्या माँ बाबा होते तो उसे ऐसा दिन देखना पड़ता? यही मन में गूंथते बुनते और आंखों से आंसुओं की धारा बहाते हुए आगे बढ़ती जाती है। रात की खतरनाक आवाज से रह रहकर उसका कलेजा डर से थम सा जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वह एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है और बहुत रोती है। रोते रोते उसकी आंख लग जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो सुबह हो गई होती है और वह अपने को जमीन पर पड़ी हुई पाती है। अब वह कहाँ जाए, यही सोचती हुई वह उठती है और आगे बढ़ने लगती है। चलते चलते उसे सामने एक पुल दिखता है। वह वहां जाकर बैठ जाती है। ठीक उसके सामने एक चाय की दुकान होती है। उसका नाम गोपाल दास होता है। गोपाल दास बहुत देर तक उसको देखता है, फिर उसके पास जाता है और उससे पूछता है। सारी कहानी वो गोपाल दास को सुनाती है। गोपाल दास समझ जाता है। वह दुकान के अंदर उसको ले जाता है, बड़े ही प्यार से बैठाता है, उसको चाय पिलाता है और उसे अपने घर ले आता है। राधा उसके साथ उसके घर चली जाती है। उसके घर में सिर्फ उसकी पत्नी निर्मला और गोपाल दास होता है। वह अपनी पत्नी निर्मला से सारी बात बताता है। राधा एक नौकरानी की भांति उसके घर का सारा काम करती है और बदले में उसे खाना मिल जाता है। धीरे धीरे गोपाल दास की नीयत उसके प्रति खराब होने लगती है और वह भी वही गलती उसके साथ कर बैठता है। राधा बहुत रोती है। कहाँ जाए, किससे कहे? ना घर में कह सकती है, ना बाहर कह सकती है। ऐसे करते हुए 1 साल का समय निकल जाता है। राधा बहुत सुंदर होती है। एक बार जो भी उसको देखता है उसका मन मोहित हो जाता है।
उसी जगह पास में एक फैक्ट्री होती है। फैक्ट्री का मालिक, जिसका नाम विक्रम रहता है, वह इसको देखता है और गोपाल दास को पैसे का लालच देकर राधा को खरीद लेता है। राधा को कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। वह राधा से कहता है कि वह उसे रखने में समर्थ नहीं है, इसीलिए वह अपने किसी करीबी रिश्तेदार के यहाँ उसको भेज रहा है। राधा विक्रम के साथ चली जाती है और उसके साथ घर में रहने लगती है। फैक्ट्री का मालिक विक्रम उसके साथ गलत काम करता है। पता चलता है कि उसकी पत्नी 3 साल पहले सुसाइड कर चुकी थी और अभी वह अकेले ही रह रहा है। ये जानकर राधा डर जाती है। अगले दिन फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों से पता चलता है कि मालिक का कहीं अफेयर होने के कारण उसकी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाई और सुसाइड कर ली। कोई कहता है कि मालिक ने उसे मार दिया। तरह तरह के लोग और तरह तरह की बातें। राधा सुनकर घबरा जाती है। वह ऊपर दौड़कर कमरे में आती है और जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगती है। तब तक फैक्ट्री का मालिक आ जाता है और राधा को इस तरह घबराया हुआ देखकर उससे पूछता है, लेकिन राधा ये कहकर टाल देती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह डर जाती है। फिर से वही घटना उसके साथ दोहराई जाती है। डरी सहमी राधा जाए तो जाए कहाँ। राधा विक्रम के जंजाल में बुरी तरह फंस गई होती है। उसके लिए यहाँ से निकलना बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसी तरह 3 महीने का समय निकल जाता है। विक्रम पास ही के एक विद्यालय में उसका एडमिशन करा देता है। विक्रम पूरी बात स्कूल के प्रधानाध्यापक को बताता है। प्रधानाध्यापक उसका दाखिला ले लेता है और उसकी फीस माफ कर देता है। उस स्कूल में एक शिक्षक होता है जिसकी नीयत राधा के प्रति अच्छी नहीं होती है। राधा ये बात महसूस करती है, लेकिन वह कहे भी तो कहे किससे। राधा स्कूल से घर आती है और हमेशा निराश रहती है। अब वह क्या करे, इसके बारे में सोचती है। पढ़ने के साथ साथ उसी स्कूल में पढ़ाने का भी काम करने लगती है ताकि उसके पास कुछ पैसे हो जाएं। एक दिन वह स्कूल में पढ़ा रही होती है, तभी वह शिक्षक आता है और राधा का हाथ पकड़ लेता है। राधा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है, लेकिन वह विरोध कैसे करे, यही सोचकर वह चुप रह जाती है। उसके विरोध नहीं करने के कारण उस शिक्षक को प्रोत्साहन मिलता है। अगले दिन फिर जब वह स्कूल आती है तो छुट्टी होने से पहले वह बाहर से गेट बंद कर देता है। वह बहुत दरवाजा पीटती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। वह दौड़ती हुई ऊपर जाती है, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आता है। कुछ समय पहले स्कूल के सामने एक घर में एक लड़का रहता था जो प्रतिदिन उसे बड़ी प्यार भरी नजरों से देखता रहता था। आज राधा छत पर भागती है कि शायद वह दिख जाए तो वह उससे मदद मांग ले, पर आज कोई उसे नजर नहीं आता है। इसके बाद वह छत से कूद जाती है। उसको बहुत चोट आती है, लेकिन किसी तरह से वह स्कूल से दूर निकलने में सफल हो जाती है। वह एक पेड़ के पास बैठकर खूब रोती है। फिर वह उठती है और विक्रम के घर जाती है। आखिर अभी वह जाएगी भी तो कहाँ। विक्रम का व्यवहार राधा के साथ वही होता है। वह बहुत निराश हो जाती है और वहां से निकलने के बारे में सोचने लगती है। यह बात वह फैक्ट्री में काम कर रहे चंदन को बताती है। चंदन उसकी बात को ध्यान से सुनता है और कहता है कि देख राधा, तू मेरी बात को ध्यान से सुन, तू यहाँ से भाग जा। लेकिन राधा इस बात से घबरा जाती है, कहीं फिर किसी दरिंदे के हाथों ना लग जाए। राधा कमरे में जाती है और खूब रोती है। ऐसे करते करते लगभग 1.5 साल का समय निकल चुका होता है। अब मालिक का कहीं और अफेयर होने की वजह से राधा में उतनी रुचि नहीं होती है। वह एक कोठे पर इसको बेच देता है। राधा को पता नहीं होता है कि वह उसको बेच दिया है। राधा को लगता है कि किसी तरह वह मालिक के जंजाल से छूट पाई है, लेकिन उसकी यह सोच गलत होती है। वह एक जंजाल से तो निकल जाती है और उससे बुरी तरह फंस जाती है। उसको यह नहीं पता कि अभी तक जो उसके साथ हुआ उसको वह सह भी सकती थी, लेकिन अब उसके साथ जो होने वाला है उसके बाद क्या वह खुद को जिंदा रख पाएगी। अब यहाँ राधा को नाचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसे धंधा करने के लिए मजबूर किया जाता है। न जाने कितनी मासूम बच्चियों का जीवन खराब किया जाता है। राधा बहुत खूबसूरत होती है, इसलिए लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। हर कोई उसके साथ रहना पसंद करता है। ये बात कोठे के मालिक को पता चलती है। उसका नाम रमन होता है।
वह भी उससे मिलना चाहता है। रात को वह राधा के कमरे में जाता है और राधा से बहुत खुश होता है। उस दिन से वह हर रोज राधा के कमरे में जाता है। एक दिन रमन के मन में यह बात आती है कि क्यों न वह उससे उसका परिचय पूछे। वह उसके कमरे में जाता है और वापस आते समय वह उसका परिचय पूछता है। परिचय जानने के बाद उसके पैरों तले मानो जमीन खिसक जाती है। राधा रो रो कर अपनी सारी कहानी सुनाती है। उसकी कहानी सुनकर पता चलता है कि वह कोई दूसरी नहीं, खुद उसकी बहन निकली। उसका हाथ पैर कांप उठता है। यह सब क्या हो रहा है उसके साथ। उसके बाद उसका भाई रमन कमरे से बाहर निकल जाता है। राधा का दुख इतना बड़ा होता है कि अब वह किसको मुंह दिखाएगी, यह सोचकर वह अपने दुपट्टा से फांसी लगा लेती है और मर जाती है। दोस्तों, आखिर एक लड़की की क्या गलती है? उसे भी स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है, लेकिन हमारे समाज में उसे मार दिया जाता है, उसे मरने पर मजबूर कर दिया जाता है। फिर किसी राधा के साथ ऐसी घटना न हो, इसीलिए हम इस कहानी को आपके सामने लाए। एक लड़की जो ना अपने घर में सुरक्षित है, ना बाहर सुरक्षित है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बेटी ही बहन है, बेटी ही माँ है, बेटी ही पुत्री है, फिर भी बेटियों पर इतना अत्याचार क्यों? कब समझेगा ये पुरुष समाज? कब इसको समझ में आएगा बेटियों की कीमत? कब बदलेगी बेटियों के प्रति हमारी सोच? क्या तुम्हें दया भी नहीं आती? तुम्हें इस सोच का शर्म भी नहीं आती कि बेटियां तुम्हारी वजह से अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हैं? कहाँ गई तुम्हारी मर्दानगी? क्या तुम्हारी मर्दानगी सिर्फ घिनौने काम करने के लिए जागती हैं? वहाँ मर जाती हैं जहाँ बेटियों पर अत्याचार होता है और उसे बचाने की बात आती है। दोस्तों, एक कहानी लिखने का मेरा मकसद यही था कि आज बेटियां ना अपने घर में सुरक्षित हैं और ना बाहर। हमें हमेशा घर में सिखाया जाता है कि लोगों को पहचानो, लेकिन जब वही दरिंदगी अपने ही घर में होने लगे तो हम बेटियां कहाँ जाएंगी? कहा जाता है कि शाम होने से पहले अपने घर को लौट जाओ, क्योंकि बाहर हम सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन उनका क्या जो अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है? कदम कदम पर बेटियों का सौदा किया जाता है। यदि कोई बेटी मरती है ना, तो वह जिंदगी से बिल्कुल हार गई होती है, तब जाकर वह यह कदम उठाती है। उसको इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वह न चाहते हुए भी एक कदम उठा लेती है। जब कहीं से भी जीने की कोई उम्मीद नहीं बचती, तब जाकर वह इस कदम को उठाती है। महिलाओं को बार बार गिराया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, मरने के लिए मजबूर किया जाता है। वो एक बार नहीं, न जाने कितनी बार गिरती हैं और फिर संभलने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर से उन्हें गिरा दिया जाता है। और तब तक, जब तक कि उसके पास मरने के अलावा और कोई विकल्प ही न बचे, और बेचारी सुसाइड कर लेती हैं और इस तरह उनका अगला जीवन भी खराब हो जाता है। दोस्तों, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बेटियों की रक्षा करो, उनको प्रेम दो, उनका सम्मान करो, उनकी सुरक्षा करो, उनकी आवाज को सुनो, उनकी अंतरात्मा की पुकार को सुनो, उनकी सुरक्षा करो, उनकी सुरक्षा में बाधक नहीं बनो। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में। धन्यवाद।